कमांडो, जंगली, कमांडो 2 और कमांडो 3 जैसी फिल्मों में अपने अभिनय और एक्शन का जलवा दिखा चुके अभिनेता विद्युत जामवाल को भला कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विद्युत जामवाल रियल लाइफ में भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं? जी हाँ, उन्हें कलारियपट्टू में महारत हासिल है। वैसे कलारियपट्टू के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि विद्युत जामवाल आखिर हैं कौन। विद्युत का जन्म 10 दिसंबर 1981 को जम्मू में हुआ था। कश्मीर के राजा डोगरा राजपूत राजा हरि सिंह के वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे, जिस वजह से भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थानांतरण होता रहता था। विद्युत का बचपन भी ऐसे ही गुजरा। 3 साल की उम्र से ही केरल के पलक्कड़ के एक आश्रम में कलारियपट्टू का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। दरअसल वह आश्रम उनकी मां द्वारा ही चलाया जाता था। बाद में विभिन्न मार्शल कलाकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया। कई देशों की यात्राएं भी करनी पड़ी, लेकिन जामवाल कलारियपट्टू को ही अपना आधार मानते हैं। वर्ष 2000 में ग्लैड रैक्स में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और तब से मुंबई में रह रहे हैं। हालांकि बॉलीवुड में आने से पहले मॉडलिंग और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। विद्युत जामवाल का नाम जेट ली, जैकी चैन, ब्रूस ली, जॉनी ट्राई गुएन जैसे लोगों के साथ लिया जाता है। कल अभिनेता विद्युत जामवाल ने अपने इंस्टाग्राम फीड पर गूगल सर्च का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, जय हिंद कलारियपट्टू। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कलारियपट्टू आखिर है क्या। दरअसल कलारियपट्टू मार्शल आर्ट का भारतीय संस्करण है, लेकिन इसे मार्शल आर्ट का भारतीय संस्करण कहना सर्वथा उचित नहीं होगा, क्योंकि मौलिक रूप से मार्शल आर्ट की शुरुआत दक्षिण भारत में ही हुई थी। अगस्त मुनि एक छोटी कदकाठी के साधारण से दुबले व नाटे इंसान थे, लेकिन वे हर दम भ्रमण करते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट की रचना खास तौर पर जंगली जानवरों से लड़ने के लिए की थी। उस समय इस क्षेत्र में काफ़ी तादाद में शेर घुमा करते थे। अब तो हम उनकी गिनती भी कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ 1100 शेर हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अपने यहाँ शेरों की संख्या हज़ारों में थी और उनके साथ कई तरह के हिंसक व खतरनाक जंगली जानवर भी पाए जाते थे। इसलिए अगस्त मुनि ने जंगली जानवरों से लड़ने का एक तरीका विकसित किया। मान लीजिए आपके सामने एक शेर आ गया और आप उससे कैसे निपटेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो कलारी ने अपना स्वरूप अभी तक वैसा ही रखा हुआ है। यह इंसानों से लड़ने की कला नहीं है। इंसान के साथ लड़ने की बात तो इसमें बाद में जुड़ गई। उन्होंने यह मार्शल आर्ट कुछ गिने चुने लोगों को सिखाई, ताकि वे लोग भ्रमण या यात्रा के दौरान जंगली जानवरों से निपट सकें। लेकिन वह कला आज तक जीवित है। आज भी कुछ स्कूल अगस्त मुनि को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी परंपरा से खुद को जोड़ते हैं। जब भारत से लोग चीन जाने लगे तो हिमालय लांघते ही उनका सामना ऐसे जंगली लोगों से हुआ जो यात्रियों पर हमला करने की ताक में रहते थे। ऐसे में उन्होंने जंगली पशुओं के हमलों से निपटने के लिए जो कला सीखी थी, उसका प्रयोग जंगली मनुष्यों के विरुद्ध लड़ने में किया। एक बार जब यह कला उन्होंने मनुष्यों के खिलाफ लड़ने में शुरू किया, तो फिर आप देखेंगे कि उस सामरिक कला में खासा बदलाव आना शुरू हो गया। भारत से चीन और उसके आगे दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इसका रूप बदलता गया। भारत में जहां यह झुककर या दुबक कर लड़ी जाने वाली कला थी, वहीं चीन जाते जाते इसने सीधी खड़े होकर लड़ने वाली कला का रूप ले लिया। इस तरह से कलारी वहां एक अलग तरह की रूपरेखा के साथ विकसित हुई। जब आप मनुष्य से लड़ते हैं तो मरने या मारने की नौबत आ जाती है, क्योंकि दोनों में से कोई भी रुकने वाला नहीं है। जबकि जंगली पशुओं के साथ ऐसा नहीं है। वह आप पर इसलिए हमला करते हैं कि उन्हें लगता है कि आप उनका भोजन हैं। लेकिन जब आप उन्हें इस बात का एहसास कराते हैं
कि आपको पाना मुश्किल है तो वह दूर चला जाएगा, वह किसी आसान भोजन की खोज में चला जाएगा। इस वजह से आपको किसी का भोजन बनने से बचाने वाली यह मार्शल आर्ट अपने आप इस हद तक रूपांतरित हुई कि किसी की हत्या की जा सके। इस बदलाव को आप कलारी से कराटे तक के सफ़र में देख सकते हैं। कुछ समय बाद भारत में भी इंसान से लड़ने के लिए इसका उपयोग होने लगा। बावजूद इसके इस कला में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, बस समय के साथ इसमें हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। अगर आप गौर से देखें तो मनुष्यों से लड़ने के लिए कलारी कराटे से बेहतरीन कला नहीं हो सकती, क्योंकि कराटे में दोनों पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। कलारी में आप झुककर नीचे देखने का प्रयास करते हैं। दरअसल हमने कलारी को मनुष्य से लड़ने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि जंगली पशुओं से सुरक्षा के साधन के रूप में देखा था। कलारी के महान अध्यापकों में अगला नाम परशुराम का आता है। उन्होंने सिर्फ इस अद्भुत सामरिक कला के बल पर ही अकेले ही कई सेनाओं का संहार किया। परशुराम की देखरेख में इस कला की शिक्षा मालाबार से उत्तर में आगे बढ़ी, जबकि अगस्त्य मुनि द्वारा प्रेरित कला दक्षिण से आई। परशुराम की शिक्षा प्रणाली में सभी प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हाथ से चलाए जाने वाले शस्त्र, फेंके जाने वाले शस्त्र के साथ साथ कई तरह के और शस्त्र भी शामिल हैं। जबकि अगस्त्य मुनि की प्रणाली सामरिक कला बिना शस्त्रों के विकसित हुई, जहाँ सब कुछ हाथों से होता था। हमें आजकल अगस्त्य प्रणाली के अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे, इसलिए हम परशुराम वाली प्रणाली को अपना रहे हैं। लेकिन हमें आशा है कि हम उस प्रणाली को धीरे धीरे विकसित कर लेंगे, ताकि कुछ समय बाद हम अगस्त्य मुनि को सम्मानित करने के लिए उनकी प्रणाली को अपना सकें। यह मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए कृतज्ञता जताने का एक तरीका होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया वह अद्भुत है। जिस तरह से उन्होंने अध्यात्म को सर्वसुलभ करवाया, वैसा आज तक कहीं भी और किसी ने नहीं किया है।